हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस क्लास में पीजीटी फिजिक्स का जो आज हमारा पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है भाई। द सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट h इज फिल्ड विद ए लिक्विड हुज डेंसिटी वेरीज विद डेप्थ गामा। और इन्होंने यहाँ पे क्या है भाई डेंसिटी का दे रखा है फॉर्मेट कि यहाँ पे जो डेंसिटी है ऑफ कंटेनर वो इस तरीके से वेरी कर रही है और आपको यहाँ पे बताना है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो प्रेशर निकालने का जो मेरे पास जनरली फॉर्मूला होता है भाई वो होता है हमारा दैट इज रो जी एच। बट इस क्वेश्चन में जो इन्होंने डेंसिटी दे रखी है वो आपकी यहाँ पे क्या है भाई डेप्थ के हिसाब से वेरी कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने डेंसिटी यहाँ पे दी है भाई यहाँ पे इन्होंने कोई भी फैक्टर नहीं दिया है डेप्थ का, गामा की फॉर्मेट में नहीं दे रखा है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 92 में जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला है वही इन्होंने 91 वाले क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इस डेंसिटी के थ्रू यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन है जो आपका भाई वो बनेगा ही नहीं। तो इनकी जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई 91 वो आपका यहाँ पे भाई मेरे अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई सेकंड क्वेश्चन की। थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, ए रोड ऑफ लेंथ एल एज थर्मल कंडक्टिविटी वेरिंग विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन्होंने जो थर्मल कंडक्टिविटी है जो सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से उठा रखा है भाई वो इस तरीके से वेरी कर रही है। इट एंड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो आपको यहाँ पे क्या है भाई स्टेडी हीट करंट की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई रेट ऑफ फ्लो का H इज इक्वल टू दैट इज Q अपॉन T। और वो जो मेरे पास फॉर्मूला होता है भाई वो होता है आपका दैट इज KA/dt अपॉन dx। ठीक है, और ये हमारा क्या है भाई स्टेडी स्टेट के लिए यहाँ पे क्या हमारी H की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है। बट यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सोल्व आउट करेंगे भाई तो किस तरीके से हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दैट इज H dx इज इक्वल टू के जो आपका यहाँ पे फंक्शन है टेम्परेचर का इनटू में क्या हो जाएगा A इंटू में dt। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है भाई H की तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे रोड की लेंथ दे रखी है 0 से L और यहाँ पे जो आपको इंटीग्रेशन करना है भाई वो करना है आपको T1 से लेके T2 तक का। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो तो हो जाएगी HL। यहाँ पे हम लोग जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो K नोट है जो आपका कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा, एरिया भी जो है आपका वो बाहर आ जाएगा और अंदर जो आपका इंटीग्रेट के लिए बचेगा उसकी वैल्यू आएगी भाई दैट इज 1 प्लस T अपॉन T नोट इंटू में क्या हो जाएगा भाई dt। और इसको आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है T1 से T2 तक। तो जब आप इसको इंटीरियर को जो आपका इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे फैक्टर है अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे और इसकी यहाँ पे लिमिट पुट करते हो तो जो ऑप्शन नंबर ए है भाई वो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K नोट A अपॉन L और सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा भाई अब जो 1 है उसको जब इसकी लिमिट पुट करोगे तो T1 माइनस T2 आएगा और दूसरे में है भाई आपका दैट इज T अपॉन T नोट। तो T नोट तो आपका कांस्टेंट है तो T का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो T²/2 हो जाएगा। यानी कि लिमिट पुट करने के बाद जो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा भाई वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाई और जो जहाँ पे आपका यहाँ पे डाउट बन सकता है या फिर जहाँ पे आपका भाई क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें हमारा डाउट है वो मैं आपको यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा डिटेल में। ए बॉडी एट टेम्परेचर T रेडिएट पावर इन। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने टाइपिंग एरर दे रखी रो इस यहाँ पे हिंदी में इन्होंने यहाँ पे P लिखा हुआ है बट इसको हम कंसीडर करके चलेंगे भाई। हालांकि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कहीं पे भी अगर क्या है भाई एरर आती है तो इंग्लिश वाला फाइनल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को रो दिखा रखा है पावर को इन सराउंडिंग एट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 2%। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन दी नेट रेडिएटेड पावर इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो वहां पे हम लोग समझते हैं भाई जो आपकी रेडिएटेड पावर है वो उसके T की पावर 4 के साथ वेरी करती है भाई। ठीक है, उसकी हालांकि डिटेल बहुत सारी है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि जो आपकी रेडिएटेड पावर है वो T की पावर 4 की फॉर्मेट में
वहां पे वेरी करती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दैट इज dp अपॉन p। तो ये हो जाएगा भाई आपका दैट इज 4 dt अपॉन p। तो जो अगर आपको परसेंटेज एरर यहाँ पे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी भाई आपका, जितना आपका टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर 2% इंक्रीज हुआ है तो जो नेट रेडिएटेड पावर होगी वो यहाँ पे क्या है भाई, कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8% इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। अगला देखिए, एन आइडियल गैस फर्स्ट अंडरगो एन एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड देन it is heated at constant volume to original temperature, the net change in internal energy। तो देखो भाई, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होती है, जो इनिशियल एंड फाइनल उस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कंडीशन पे। तो उन्होंने हमारे पास जो आइडियल गैस है, पहले वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हम लोग उसका करेंगे तो उससे उसका भाई क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको दोबारा से हीट कर दिया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। तो यानी कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है भाई, तो इनिशियल टेम्परेचर और यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको हीट करके उसके ओरिजिनल टेम्परेचर तक लेके आए हैं। द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे जो आपका नेट चेंज होगा भाई इंटरनल एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज एन सी वी, और ये होता है आपका डेल्टा टी। और डेल्टा टी यहाँ पे 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए गैस इज कंप्रेस्ड isothermally and adiabatically between the same initial and final volume, वर्क डन इज। तो आपका अभी बताना है भाई इन दोनों में वर्क डन किसके अंदर आपका ज्यादा होगा। अब आइसोथर्मल हमारी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है भाई, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड निकाल रहे हैं भाई कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भाई पी वी गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और गामा हमारा यहाँ पे क्या है भाई, रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका प्रेशर है वो आ जाएगा V की पावर गामा। अब यहाँ पे अगर कोई भी गैस है, अगर वो सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम के लिए यहाँ पे क्या है, कंप्रेस की गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंक्लूड देखते हो भाई, तो इन दोनों की दोनों प्रोसेस के अंदर जो आपका प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करेगा वो आपका किसके अंदर करने वाला है भाई, एडियाबेटिक के अंदर। और हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वर्क डन हम लोग निकालते हैं दैट इज एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो इस हिसाब से जो आपका प्रेशर है वो यहाँ पे आपका मोस्ट डीपली राइज करेगा किसके अंदर, एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई कि अगर एक गैस को आप आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम तक कंप्रेस करते हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपका यहाँ पे क्या है, ज्यादा वर्क डन की वैल्यू रहेगी। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एडियाबेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे एडियाबेटिक आएगा, बट ये हमारा कंसीडर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई वो आपका मीन फ्री पाथ के ऊपर है। तो मीन फ्री पाथ का हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई, उसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, वो होता है दैट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एन। डी हमारा यहाँ पे डायमीटर है जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, और एन हमारा यहाँ पे होता है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, टू डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमीटर d1 एंड d2। तो d1 इज इक्वल टू d2 दे रखा है। द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ कितना होगा भाई, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर रहे हैं भाई जो मीन फ्री पाथ है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। तो आपका क्या होगा भाई, λ1 अपॉन λ2, ये आपका हो जाएगा दैट इज d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई d1 का स्क्वायर। बट यहाँ पे जो आपका d1 है वो 2d2 के बराबर है, तो d2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा भाई आपका दैट इज 4d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका रेशियो रहेगा भाई λ1 बाई λ2 का, वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, a string of length L has tension linearly increasing from T naught से to T naught along its length. The fundamental frequency of the transfer wave is approximately is proportional to।
अब ये भी जो क्वेश्चन है भाई वो मेरे अकॉर्डिंग डाउट में है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है भाई, ठीक है, यानी कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके थोड़े से यहाँ पे क्या है डाउटेबल है। अब हमारे पास क्या जो वेलोसिटी होती है ट्रांसफर वेव की, उसको निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज रूट टी अपॉन म्यू होता है। और जब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज वेलोसिटी अपॉन 2l, इसको लिख लेंगे दैट इज टी अपॉन म्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई टेंशन की। अब यहाँ पे जो हमारी टेंशन है अगर वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है भाई, ठीक है, टी नोट से 2t नोट तक, तो यहाँ पे हम लोग क्या है इसकी एवरेज टेंशन लेके चलेगी। तो एवरेज टेंशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2t नोट प्लस टी नोट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो आपका है आंसर है भाई दैट इज 1.5 टी नोट हो जाएगा। तो यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो आंसर बनना चाहिए भाई वो वैल्यू जो बनेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्रांसफर वेव के अंदर दैट इज 1/2l। और यहाँ पे हम लोग जो टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1.5 टी नोट अपॉन म्यू। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको एल और टी नोट की फॉर्मेट में आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा दैट इज रूट 1.5 टी नोट डिवाइड बाई एल। बट यहाँ पे ऑप्शन जितने आपको दे रखे हैं उन सब में रूट भी आपको यहाँ पे एल के अंदर दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये भी हमारा जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वो भी आपका एक तरीके से डाउटेबल, यानी कि इस पे भी हम लोग क्या है भाई ग्रेस मार्क्स लगा सकते हैं। तो हालांकि इसका जो आंसर है वो लगभग बी के टाइप मैच कर रहा है, बट यहाँ पे भी रूट एल आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है दैट इज 1.5 टी नोट का रूट डिवाइड बाई एल रहेगा भाई, ठीक है। तो इसको भी भाई आप क्या है डाउट में रख सकते हो, यानी कि डाउट में है भाई ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला भी जो आपका क्वेश्चन है 98 वो भी आपका यहाँ पे क्या है डाउट में है भाई, यानी कि ये भी इसमें भी आपको क्या है ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि जो दो ऑप्शन है वो दोनों ही यहाँ पे आपको सेम दे रखी है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल ऑसिलेट इन ए लिफ्ट एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो g/2 दे रखा है। तो यहाँ से जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई तो जो आपका टोटल g की वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो क्या हो जाएगी g/2 ही रहेगी। तो टाइम पीरियड जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का दैट इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव रहेगा। अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में एल डिवाइड बाई g/2 लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही आपके यहाँ पे सेम है, यानी कि इसके अंदर आपके क्या है दोनों ही ऑप्शन बी और डी राइट आंसर है। तो यानी कि ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी भाई आपको क्या है ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 भी भाई आपका यहाँ पे क्या है मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेस मार्क्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वही इन्होंने गलत दे रखी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक चार्ज क्यू है मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to L इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दिखा रखी है भाई एम्पलीट्यूड की वो ई नोट ही रहेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट दिखा रखा है साइन पाई एक्स बाई 2, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज दे रखी है और बोला है कि द वर्क डन बाई दी फील्ड। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो होता है हमारा दैट इज एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ तक हमें इनको इंटीग्रेट करना है वो करना है 0 से लेके एल तक। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्यू हमारा आ जाएगा बार क्यू ई इंटू में डी एक्स 0 to L। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सोल्व आउट करिए, तो क्यू भी आपका बाहर आ जाएगा। अपसाइलन ई नोट जो आपका है भाई वो भी बाहर निकलेगा, तो अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी दैट इज साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू में dx, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या है भाई इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज क्यू ई नोट माइनस का कोस पाई एक्स बाई 2, और इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके L तक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर आना चाहिए भाई वर्क डन का वो आना चाहिए दैट इज क्यू ई नोट, ठीक है। इसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो ये बनेगा भाई आपका दैट इज कोस पाई एल बाई 2, माइनस का माइनस माइनस ही हो जाएगा आपका प्लस, और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी भाई यहाँ पे 1, और पाई बाई 2 भी आएगा भाई बाहर, तो पाई आ जाएगा यानी कि
कोस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 क्यू ई नोट डिवाइड बाई पाई, और इसका अंदर बनेगा ये वाली चीज। अब यहाँ पे देखो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी, ये मेरा आंसर रहने वाला है भाई यहाँ पे। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्या क्या टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 2 दे रखा है, अगर पाई एक्स अपॉन एल आता, तो अगर यहाँ पे नीचे अगर एल बनता भाई, तो अगर हम लोग यहाँ पे एल सी इसको सोल्व आउट करते, तो फिर भाई हमारा जो क्वेश्चन का जो है आंसर वो आपका यहाँ पे बन जाता। बट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मेरे अकॉर्डिंग के अभी आपका ग्रेस मार्क्स में जाएगा। ठीक है, अगला देखें भाई। अब यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 2, हाँ ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आंसर आ रहा है भाई, इसका एग्जैक्ट वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो 2 का फैक्टर भी है, वैसे तो यहाँ पे एल अगर बाहर आता तो फिर अलग बनता, तो ये हमारा इसका है, तो इसलिए इसका भी जो आंसर है, हालांकि अगर पाई एक्स अपॉन एल आता तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक रहता। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग तो भाई एग्जैक्ट बात करेंगे, तो 99 भी आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेस मार्क्स के अंदर जाएगा। अगला देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका ठीक है भाई, यानी कि जब हम लोग किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है आपका दैट इज पी डी ई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है भाई, वो एक्स की वेरी कर रही है, तो डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, वो आएगी आपकी 2 ई नोट इंटू में एक्स। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स की, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला भी जो आपका क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू मी, वो भी भाई डाउटफुल है मेरे लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको मैंने सोल्व किया था, बट भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो क्वेश्चन है, इसको भी देखो मैं डाउट में ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एग्जैक्ट आंसर है भाई वो नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो ये भी मेरी तरफ से डाउट है। यहाँ पे भी थोड़ी सी मतलब मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जैसे एक रोड ऑफ लेंथ एल है, वो लाइज कर रही है अलोंग द एक्सिस 0 to, यानी कि एक लेंथ दे रखी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू यहाँ पे l आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने जो पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है, वो भी इन्होंने क्या है, एल x इज इक्वल टू एल पी पूछ ली है। तो इस केस में जो मेरा इंटीग्रेशन है वो अनडिफाइंड जा रहा है भाई, क्योंकि जो पोटेंशियल निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज के डी क्यू अपॉन क्या होता है भाई आपका x इंटू में ये होता है जी, और 0 to इसको l इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी अगर एक एलिमेंट लेके चलते हैं dx, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो मेरी आ रही है l माइनस एक्स करके। ठीक है, यानी कि k आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग dx की वैल्यू को निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, तो वो होगा आपका यहाँ पे दैट इज डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको लैम्डा नोट एक्स अपॉन एल करके। तो k आपका आ गया बाहर, दैट इज लैम्डा नोट, और ये आ जाएगा l आपका आ गया बाहर। तो अंदर आपका जो बचेगा भाई, उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज x इंटू में dx, और जो इस की एलिमेंट की वैल्यू होगी भाई एक एंड से, वो x माइनस एल होगी। अब हमारा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर है वो 0 से लेके l तक है, बट ये जो ऑप्शन नंबर ए है जो लगा रखा है भाई, वो तब हो सकता है जब हम लोग x की वैल्यू 2l लेके चले, यानी कि अगर किसी दूर अगर इसके पॉइंट से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं भाई, तो ऐसा कुछ इसका आंसर हो सकता है भाई। बट x इज इक्वल टू एल के ऊपर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनमें से नहीं आएगा भाई, कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से डाउट है। ठीक है, तो ये भी आपका ग्रेस मार्क्स में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी भाई, वो अपने हिसाब से बेस्ट दी है। मे भी हो सकता है इनमें कुछ एक दो क्वेश्चन में हो सकता है भाई, क्योंकि एकदम क्वेश्चनों को सोल्व किया है, कुछ चीजें टाइम की चीज हो सकता है भाई क्लियर हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी ये मेरी तरफ से भाई बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हो रहा है। कहीं पे अगर मैं कहीं गलती कर देता हूं तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताना कि सर ये वाले क्वेश्चन में आपकी ये वाली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग 101 जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्या भाई डाउट में ग्रेस मार्क्स में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, टू चार्ज q एंड माइनस q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस टू ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मिडवे। ये हमारा सही है। तो एक चार्ज q है आपका और एक आपका माइनस q है, तो सेंटर पे ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी दैट इज के क्यू अपॉन ए,
और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का के क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा भाई 102 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन भी है भाई 103, ये जो आपका कैपेसिटर वाला जो एनर्जी वाला है, ये भी भाई मेरी तरफ से डाउट में ग्रेस मार्क्स में जाएगा, क्योंकि जो भी इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि दो कैपेसिटर है C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज में है, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज के अंदर CS लेके चलूंगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और जब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है C1 प्लस C2 इफ द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज 4:1। तो एक तो चीज आपको ये चीज समझनी है कि जब हमारे कैपेसिटर सेम वोल्टेज में अगर अप्लाइड है तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो ज्यादा होती है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो इन्होंने जो रेशियो दे रखा है अभी 4:1 वो दे रखा है कि जो एनर्जी है आपकी यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी पैरेलल डिवाइड बाई सीरीज इज इक्वल टू आपको 4:1 दे रखा है। ये चीज यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो एनर्जी हो ज्यादा आती है, अगर आप इसको इस तरीके से सोल्व करते हो, ठीक है, यूपी अपॉन यूएसए, तो भी आपका जो आंसर है भाई वो नहीं आएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज 1/2 CV²। तो V² तो यहाँ पे हमारा क्या है वोल्टेज सेम है, तो यानी कि सिर्फ हमारा इसका ही कंसेप्ट चलेगा भाई। ठीक है, तो यूपी का हम एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, तो उसके लिए आपका ऊपर आएगा C1 अपॉन C2 दैट इज 1/2 लिख लो, ये C इक्विवेलेंट इंटू में V² डिवाइड बाई जो नीचे आएगा आपका सीरीज का 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और इंटू में आ जाएगा आपका ये V² इज इक्वल टू 4:1। तो V² से कैंसिल आउट होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई। तो वहां से जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई आपका 1:1। अगर आप इस चीज को लेके चलते हो तो, अगर आप इसका उल्टा लेके चलते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले सीरीज दे रखा है फिर पैरेलल दे रखा है, तो वहां पे भी जो आपके आंसर है भाई वो आपके रियल नहीं आ रहे हैं। तो इनकी ये जो क्वेश्चन है भाई श्योरली ये आपका पक्का क्या है भाई ग्रेस मार्क्स में जाएगा। तो 103 क्वेश्चन भी जो आपका यहाँ पे वो भी क्या है भाई जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है इसके। ठीक है, अगला देखें भाई क्या दे रखा है इन्होंने, द 3 रजिस्टर R1 R2 R3 मीट एट ए जंक्शन, करंट I एंटर द जंक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भाई R1 इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 3R3 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो करंट की वैल्यू बतानी है भाई किसके अंदर, R2 के अंदर। तो करंट निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज V इज इक्वल टू IR से, जस्ट 1 मिनट, अच्छा सॉरी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई I2 इज इक्वल टू दैट इज V अपॉन क्या हो जाएगा आपका R2। अब यहाँ पे इन्होंने R1 इज इक्वल टू दे रखा, तो यहाँ से अगर मैं R1 को R मान लेता हूं भाई, तो जो R2 की वैल्यू मेरे लिए आएगी वो हो जाएगी R/2, और जो R3 की वैल्यू यहाँ पे होगी वो हो जाएगी भाई R/3। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन। अब जब दोनों ही यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों जो रजिस्टर अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में है, तो टोटल करंट की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी, दैट इज V अपॉन R1, तो R1 की वैल्यू मैंने R ले रखी है, प्लस V अपॉन R2 की वैल्यू है तो 2V अपॉन ये R हो जाएगा, और I3 की जो वैल्यू है भाई वो जाएगी दैट इज V अपॉन R3, और R3 की वैल्यू है R आ जाएगा नीचे, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आ गया दैट इज 6V अपॉन R। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे भाई कि जो आपका V अपॉन R है, V अपॉन R की वैल्यू आ रही है यहाँ से I/6। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो R2 की वैल्यू हमारे पास R/2 है, तो 2V अपॉन R। हालांकि इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल फास्ट तरीका मुझे ये लगा भाई, 2 इंटू में V/R की वैल्यू है I/6, तो I/3 इसका आंसर रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला देखें 105 जो क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये आपका होल इफेक्ट से रिलेटेड होल वोल्टेज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि एक वायर है, कैरी ए करंट I अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, एंड जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये एक्स में है भाई करंट,
और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो जो होल वोल्टेज डेवलप होगी वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर डेवलप होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो वाई एक्सिस ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये जो आपका 106 क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका यहाँ पे क्या है, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेस मार्क्स में जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जिसमें बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक है, जिसकी अब जैसे ये वाला क्वेश्चन चाहिए आप इसको सोल्व भी मत करो। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेट इम्पल्स आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस। तो जो इम्पल्स है भाई, इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो मोमेंटम के बराबर ही होती है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दैट इज न्यूटन इनटू में सेकंड। अगर आप इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन लेके चलते हो, क्यू वी भी आ रहा है हमेशा, तो क्यू वी बी नोट की अगर आप यहाँ पे डायमेंशन निकालोगे तो वो आपकी न्यूटन सेकंड नहीं निकल रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/2 क्यू एल, यानी कि वेलोसिटी की जगह यहाँ पे एल वैल्यू आएगी, तब जाके हमारी जो डायमेंशन वो सेट हो रही है। तो जैसे हमारा चार्ज है तो चार्ज को रख लो क्यू, और वी अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी की है भाई मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी से क्यू इंटू में वी। चलो इसको भी वी लिख लो फिर भाई, डायरेक्ट ही आ रहा है तो इसको अगर आप वेलोसिटी ही लिख लेते हो यहाँ पे, ये बन गया। तो क्यू वी से क्यू वी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जो इम्पल्स की यूनिट आ रही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो फोर्स आ रही है, बट हमारे पास इम्पल्स की यूनिट तो हमारे पास ये रहेगी भाई। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैच नहीं कर रहा है। हाँ, इसका जो आंसर रहेगा सोल्व करने के बाद वो आता है 3/2 क्यू एल बी नोट। ठीक है, लेकिन 106 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेस मार्क्स में जाएगा भाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 107 सोल्व किया था भाई, बहुत है, और इसका जो आंसर आ रहा है भाई वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, बाई 3 वाला। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो स्किप कर रहा हूँ भाई, बट ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और 107 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 108, ये भी आपका डाउट में है, ये भी आपका ग्रेस मार्क्स में जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप इस चीज को अगर पूरा सोल्व नहीं करते हो, अगर आप यहाँ पे डायमेंशंस का यूज करोगे, ठीक है, डायमेंशन भी आपकी यहाँ पे क्या है, मैच नहीं कर रही है, तो डायमेंशन भी अगर आपको यहाँ पे मैच करनी है भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए, तो वो भी यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आपका आर फैक्टर आना चाहिए भाई, तब जाके आपकी बनेगी। तो या तो आप इसको डायमेंशन से निकाल लो, या फिर भाई आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दो सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर दे रखी है, आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ईच अदर विद सेंटर इंक्लाइज एट एंगल करंट आई इन वन लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताना है सेकंड लूप का। तो भाई जिसमें अगर करंट हमारा आई पास कर रहा है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी सेंटर ऑफ द कॉइल पे, वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सेंटर से उसके परपेंडिकुलर पास करेगी। अब ये जो दोनों कॉइल है वो 60 डिग्री पे रखी हुई है, तो इनकी दो सेकंड कॉइल का जो नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में अब एंगल कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। ठीक है, और जो एरिया ऑफ सेकंड कॉइल है वो आपका कितना होगा भाई, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इस दोनों की सारी वैल्यू को पुट करके फ्लक्स की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, दैट इज बी इंटू में ए, बी ए कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आपका आ गया भाई यहाँ से दैट इज पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया भाई आपका दैट इज कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू जो मेरे पास होती है वो होती है 1/2। तो जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 1/4 म्यू नॉट आई पाई आर, और कोई भी जो मेरा ऑप्शन है भाई वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो डायमेंशंस के थ्रू निकालोगे तब भी आपकी डायमेंशन यहाँ मैच नहीं करेगी। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह आपका आर फैक्टर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेस मार्क्स में जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 109 है भाई, ये आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल हैज नंबर डेंसिटी दे रखी है भाई, अलोंग एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, यानी कि अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं भाई वो होती है म्यू नॉट एन आई, बट यहाँ पे जो आपकी नंबर डेंसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रही है भाई, तो इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे 110 भाई,
इसको भी देखते हैं। वॉल्यूम V ऑफ लीनियर ये वॉल्यूम V ऑफ लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल विद ससेप्टिबिलिटी, x की जगह जाई है भाई, ठीक है, बाकी इन्होंने x ही ले रखा है यहाँ पे भी, ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नोट, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नोट में यहाँ पे क्या है, प्लेस कर रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या बतानी है, एनर्जी स्टोर। तो भाई किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग प्लेस करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी डेंसिटी होती है भाई यूबी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 बी इंटू में एच। बी हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन है और एच हमारा जो है भाई वो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ने इसको अप्लाई कर रखा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी इनसाइड द मटेरियल। और जो आपका यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नोट एच के बराबर भी होता है भाई, तो मीडियम के लिए इसको म्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू में एच। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है म्यू अपॉन म्यू नोट, ये आपका होता है भाई रिलेटिव परमिबिलिटी के बराबर, और म्यू आर जो है भाई आपका वो 1 प्लस जाई के बराबर होता है। तो जो म्यू की वैल्यू है आपके लिए इस केस में क्या हो जाएगी, म्यू नोट 1 प्लस जाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा भाई दैट इज यू बी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख लो बी नोट, और जो एच की वैल्यू है भाई यहाँ पे वो आ जाएगी बी नोट डिवाइड बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू आप यहाँ से उठा लो। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा भाई एनर्जी डेंसिटी का जो आंसर है वो तो आपका आएगा यहाँ पे U अपॉन V इज इक्वल टू बी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नोट 1 प्लस जाई, और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई और कर दो तो एनर्जी स्टोर आ जाएगा। तो 110 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखें भाई, दो स्लैब है, एक पैरामैग्नेटिक है और एक आपका डायामैग्नेटिक है। अगर उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे अलोंग जेड एक्सिस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है, इसलिए वो क्या है, वीकर सेपरेट, मतलब डायामैग्नेटिक क्या है उसकी वीक पोर्शन की तरफ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो आपका सेपरेशन है भाई वो क्या यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 112, ए toroidal coil has n turn and radius r, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड के इनसाइड वो आपकी यहाँ पे वेरी कर रही है, वो दे रखी है दैट इज बी टी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की भी देखो यहाँ पे देखो डब्ल्यू की फॉर्मेट में दिखा रखा है भाई, और आंसर भी यानी कि ये आपकी जो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, यहाँ पे एन टन आपको दे रखी है, तो आपको यहाँ पे बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लो भाई एक कॉइल के लिए, तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो बी इंटू में ये हो जाएगा दैट इज बी टी इंटू में क्या हो जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एन टन है तो एन से हर एक टन के लिए हो जाएगा इन ईच टन, तो एन से मल्टीप्लाई नहीं करनी भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जाएगी हो जाएगी दैट इज डेल्टा फाइव बी अपॉन dt। तो बीटी की वैल्यू जो आपके पास है भाई यहाँ पे, इसको मैं लिख लूंगा दैट इज बी नोट पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया भाई आपका दैट इज साइन ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, तो बी नोट है पाई आर स्क्वायर है, साइन थीटा का जो थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका दैट इज कोस ओमेगा टी। तो पाई आर ओमेगा बी नोट, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका वो क्या रहेगा भाई यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ओमेगा बी नोट दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भाई आपका क्या है। जो अगला जो क्वेश्चन है भाई वो भी देखो मेरी तरफ से तो देखो डाउट हो सकता है मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, आप इस चीज को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, स्मॉल कॉइल हैज ए टर्न डेंसिटी वेरिंग अलोंग एक्सिस, तो इन्होंने दे रखा भाई ये, ठीक है।
तो जो आपकी टर्न डेंसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा आपको बी नोट टी अलोंग एक्सिस। ठीक है, थोड़ी सी भाई हर एक क्वेश्चन में क्या है ना, तो प्रॉपर इन्होंने डॉट लगा रखी, तो यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है कॉइल के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका क्या आंसर आ रहा है भाई, क्योंकि या तो इसके अंदर फैक्टर टी और आना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है, या फिर भाई चलो देखो मेरी जो एक्सप्लेनेशन आई तो मे भी आप बता देना कि अगर मैंने कहीं पे भी टाइपिंग मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो यहाँ पे इन्होंने जो टर्न डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है भाई, दैट इज एन जेड इज इक्वल टू एन नोट 1 + Z/L। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है, तो एरिया जो होगा यहाँ पे कॉइल का वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल अगर आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इंटायर उसका, तो यहाँ पे जो टर्न डेंसिटी के हिसाब से हम इस कॉइल को इनफाइनेटली एलिमेंट में तोड़ेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे जो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी फाई की वैल्यू पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी टी इंटू में ए, ये तो हो गया आपका ए का, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी एन से। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वाइल उस पर्टिकुलर मतलब इनफाइनेटली जो एलिमेंट है उसमें कितनी होगी, तो टोटल जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी भाई बी टी जो आपका वेरी कर रहा है, तो उसको लिख लेंगे बी नोट टी, एरिया आपका हो गया यहाँ पे दैट इज पाई आर स्क्वायर, और जो आपका यहाँ पे डी एन है जो हम लेके चलेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे एन जेड इंटू में डी जेड। तो ये भाई आपका आया है। अब अगर आपका यहाँ पे टोटल क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद पाई आर स्क्वायर ये आपका क्या है कांस्टेंट है, बी नोट भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, और अंदर आपका बचेगा भाई दैट इज टी, और इसको लिख लूंगा भाई मैं यहाँ पे दैट इज एन जेड इंटू में डी जेड। ठीक है, अब हम लोग अगर अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो आएगा आपका दैट इज डी फाई बी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो मेरा मतलब है, अगर एन जेड इंटू में डी जेड अगर आपका ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो देखो ये बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर बी नोट, और जो आपका ये इंटीग्रेशन आया है भाई इंटीग्रेट यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको आप ऐसे ही रख लो एन जेड इंटू में डी जेड, और जो टी है विद रिस्पेक्ट टू जब हम लोग टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है भाई वो ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर बी नोट, अगर एन जेड इंटू डी जेड अगर आपकी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये बनेगा, वरना अगर ये मान लो अगर वेरी करता है, अगर मान लेते हैं भाई, तो फिर आपका यहाँ पे दो जो टर्म है वो आपके यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्मेट में रहेगी, एक टी है और एक एन जेड डी जेड रहेगा। तो या तो ये आंसर ऐसा आएगा भाई जो मैंने दिखाया ऑप्शन नंबर ए में, या फिर अगर ऐसा इसका नहीं बनेगा तो फिर इसका जो आंसर है वो ऐसे बनना चाहिए फिर भाई पाई आर स्क्वायर बी नोट। अब आपका यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीग्रेट चलेगा किस किस के बीच में, टी का और इस जो इंटीग्रेशन वाली चीज का है, ये बनेगा भाई आपका यहाँ पे दैट इज एन जेड इंटू में डी जेड। तो यानी कि अगर एन जेड डी जेड मेरे अकॉर्डिंग तो भी क्या है पूरी की पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ टर्न जो भी आएगी आपकी यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए है जो मैच नहीं कर रहा है किसी भी ऑप्शन से। यहाँ पे डी अगर डी अपॉन डी टी वाली चीज दी है तो फिर ये वाला आंसर आना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर बी, मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज वेरी करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी भाई मेरी तरफ से क्या है यहाँ पे डाउट में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है अपनी तरफ से, बट अगर हो सकता है कहीं पे भी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, हो सकता है, तो भाई आप इसका एनालिसिस खुद भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा या ऑप्शन नंबर बी, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 113 भी आपका यहाँ पे क्या है ग्रेस मार्क्स में जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 ये सोल्व किया था भाई, तो सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे दैट इज लैम्डा अपॉन रूट 2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसका आंसर इतना ही आएगा। 114 का है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए भैया आपका क्या आ रहा है, ईएम वेव इन ए मीडियम विद, अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है ई नोट और ये कांस्टेंट फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बतानी है भाई कितनी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या होती है वो मैंने आपको बताई थी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस केस में जो वैल्यू आती है भाई वो आती है दैट इज 1/2। अगर मीडियम
की केस में लेके चलेंगे तो अपसाइलन हो जाएगा, तो में फ्री मीडियम में लेते तो अपसाइलन नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। बस यही हमारा कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो इन्होंने अपसाइलन नोट की वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 ई नोट ई स्केयर, यानी कि एक तरीके से अपसाइलन फॉर्मेट, यानी कि मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू है भाई ये। और यहाँ पे ये पूरा का पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 1/ओमेगा नोट स्केयर डिवाइड बाई, सॉरी डब्ल्यू नोट स्केयर दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, तो जो अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 116, ये भी भाई मेरी तरफ से डाउट में है, ठीक है। मैं इसका पूरा का पूरा आपको अपनी तरफ से जो चीज मैंने पढ़ी है या जो चीज समझी है भाई वो मैं आपको लिख देता हूँ। उसके हिसाब से अगर इन्होंने अगर कोई कंडीशन लेके अगर ये आंसर लगा रखा है तो बात अलग है भाई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एक थिन कन्वेक्स बैंड, देखो बेंस है यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी इन्होंने हिंदी गलत लिखी हुई है, तो लेंस आएगा यहाँ पे थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f in air is immersed in liquid of refractive index n। फोकल लेंथ आपको बतानी है भाई यहाँ पे कितनी। एक थिन कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है इन एयर, उसको हम लोग लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो आपको यहाँ पे बताने की उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। अगर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लेके चलें तो 1/f इज इक्वल टू का आपका क्या होता है n2/n1। तो n2 किसका होता है, लेंस का होता है भाई यहाँ पे, लेंस अपॉन ये क्या रहेगा जिस मीडियम में वो रखा हुआ है -1, और ये आ जाएगा भाई आपका 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो इसको ये कौन 1/r1 -1/r2 इसको सेम लिख लेते हैं भाई। लेंस के लिए अब देखो n लेंस है जो भाई आपका, उसको तो मैं यहाँ पे n मान के चल रहा हूँ। तो ये जो मीडियम है भाई, तो सबसे पहले वो एयर में रखा हुआ है, तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1। तो पहले वाले केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/f इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई n-1, और इसको मैं कोई भी कांस्टेंट लेके चल लेता हूँ भाई, k लेके चल लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है भाई जो उन्होंने एयर में दे रखी। फिर इन्होंने क्या किया, इसको किस में प्लेस कर दिया है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड का हम NL मान, चलो ठीक है। देखो तो दूसरे वाले केस में 1/ जो f डैश की वैल्यू होगी भाई वो क्या होगी, n लेंस का मैंने माना हुआ है n, और जो मीडियम है वो प्लेस किया किसमें, लिक्विड के अंदर, -1, और ये वाला कंसेप्ट आपका क्या रहेगा भाई से। तो यहां से अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 1/f डैश इज इक्वल टू क्या आएगा भाई n-NL डिवाइड बाई NL इनटू में क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे k। अब k की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका f डैश का फॉर्मूला बन रहा है भाई, जब आपने उसको लिक्विड में प्लेस कर दिया है तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा भाई दैट इज f, और ये आएगा भाई NL n-1 डिवाइड बाई n-NL। तो मेरा जो फॉर्मूला आ रहा है भाई वो ये आ रहा है। अब ऑप्शन में ऐसा फॉर्मूला कहीं नहीं दे रखा। हाँ, अब मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ, हो सकता है अगर उन्होंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दी कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर वो ग्रेटर देन ले लेते हैं तो हो सकता है भाई यहाँ पे कोई मैचिंग आए। तो इस क्वेश्चन को भाई मैं अपने हिसाब से छोड़ रहा हूँ कि इसका क्या आंसर रहेगा। बाकी आप भी मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि मतलब बता सकते हो कि भाई क्या इसमें और हो सकता है या फिर कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो 116 जो क्वेश्चन है वो मेरी तरफ से डाउटेबल है भाई अभी यहाँ पे, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ नोट श्योर नहीं भाई मेरी तरफ से कि इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट मेरी तरफ से जो मेरी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है भाई। 117 है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल थीटा रिलेटिव टू ट्यूब, ठीक है, उसको हम लोग टिल्ट करते हैं तो लेटरल शिफ्ट हमारा कितना होगा। तो भाई इसका जो आंसर ढूंढा है भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, टी थीटा अपॉन एन स्मॉल। अगर यहाँ पे जो थीटा अगर ये स्मॉल है तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 118 है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें जो दे रखा है भाई वो ग्रेटिंग से रिलेटेड है भाई, प्रिंसिपल मैक्सिमा का। तो हालांकि उसका तो वैसे तो फॉर्मूला होता है भाई दैट इज डी साइन फाई इज इक्वल टू एन लेमडा करके लेते। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि ग्रेटिंग विद स्लिट विथ ए एंड स्पेसिंग डी स्लिट टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल थीटा
टू द प्लेन ऑफ ग्रेटिंग एंगुलर पोजीशन टू टू प्रिंस कि आपका यहाँ पे पोजीशन बतानी है भाई, यानी कि जो ग्रेटिंग स्लिट विड्थ दे रखी है इन्होंने ए, और डी की जगह ए ले लेंगे, और ये जो दे रखी है भाई, सॉरी स्पेसिंग दे रखी है वो डी स्लिट दे रखी है, तो वो स्लिट की विड्थ दे रखी है ए, और वो टिल्ट करते हैं भाई स्मॉल एंगल थीटा टू द प्लेन ऑफ ग्रिड। तो यहाँ पे भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी सी डी में कंफ्यूजन है। बाकी मैंने क्वेश्चन निकाला तो था भाई, इसका आंसर मेरी तरफ से तो डी होना चाहिए, क्योंकि अगर जब वो टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएशन जाएगी वो ऐसे जाएगी भाई, दैट इज डी कोस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन फाई की वैल्यू है भाई वो होनी चाहिए एन लैम्डा डिवाइड बाई डी कोस थीटा, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो भाई इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से भाई क्या है स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मतलब ढूंढा भी था तो प्लस माइनस वाला भी कंफ्यूजन है, तो इसको भाई मैं अपनी तरफ से भी क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको किसी की अगर इस क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन आ रही तो मुझे जरूर बताएं भाई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी जाना चाहिए, बाकी मेरी तरफ से भी कोई फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है, स्किप कर दिया भाई मैंने, क्योंकि मैं इस चीज में श्योर नहीं हूँ, तो जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो तो एटलीस्ट वो बताना नहीं चाहिए भाई। फ्रेजनल जोन जो आपका यहाँ पे है उसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई, ठीक है, सॉल्यूशन करके आ रहा है और ये चीज ढूंढनी है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या 119 का राइट आंसर है। अगला जो आपका है भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, द रेटिनल इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे रिड्यूस बाई 1%। तो इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो यहाँ पे जो रेटिनल इमेज का जो फॉर्मूला होता है भाई निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज ऑब्जेक्ट की हाइट मल्टीप्लाई बाई वी, दैट इज इमेज ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द नोडल पॉइंट, यानी कि इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या भाई आई से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जो मैंने फॉर्मूला निकाला है भाई इसका रेटिनल इमेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है भाई, अब इन्होंने यहाँ पे क्या है कि अब इस सिचुएशन में जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होगी वो कांस्टेंट रहेगी भाई ओ की वैल्यू तो, और इन्होंने बोला है कि जो रेटिनल इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे, तो यहाँ पे जो आपकी यू की वैल्यू है भाई वो भी आपकी यहाँ पे क्या है 2 मीटर क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो आई और वी का डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गया अभी। तो रेटिनल इमेज साइज कितना अगर होगा, अगर क्या है भाई, अगर रेटिनल इमेज अगर हमारा यहाँ पे क्या है 1% रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि इसका क्या मीनिंग होगा भाई, तो डिस्टेंस ऑफ रेटिना है वो भी आपकी क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डायरेक्ट है भाई, द डिस्टेंस ऑफ रेटिना डिक्रीज करेगी द साइज ऑफ द रेटिनल इमेज विल आल्सो रिड्यूस, ठीक है।